ऋषिकुल विद्यापीठ गोहाना रोड के वार्षिकोत्सव में मुख्य अतिथि के पद पर प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र कुमार अनायत, वाइस चांसलर डी क्रस्ट यूनिवर्सिटी मुरथल, विद्यालय के फाउंडर पैटर्न श्री एस.के. शर्मा जी, शहर के गणमान्य नागरिक, अभिभावक, अध्यापक एवं प्यारे बच्चों, आज विद्यालय वार्षिकोत्सव मना रहा है जिसका नाम है आरोहण, मैं और मेरा भारत। मैं आप सभी को यहाँ पधारने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। देश की आज़ादी को 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं और ये देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। परंतु एक बात जो ध्यान रखने की है वो ये है कि चाहे वो अमृत का आनंद हो या उत्सव का आनंद, वो कोई एक आदमी नहीं ले सकता। वो तभी मिलता है जब आप परिवार के साथ हों, समाज के साथ हों या अपने राष्ट्र और देश के साथ। इसका मतलब राष्ट्र किसी एक से नहीं बनता। इसके लिए 135 करोड़ भारतवासियों को एक साथ खड़ा होना पड़ेगा, तभी आप आनंद ले सकते हैं इस आजादी के अमृत महोत्सव का। अगर हम 135 को जनसंख्या के तौर पर देखते हैं तो ये शायद एक समस्या दिखाई देती है, लेकिन अगर इसी को हम जेहन संख्या के तौर पर देखते हैं, 135 करोड़ ब्रेन की तरह देखते हैं, तो ये समस्या नहीं, समाधान और ताकत बन जाती है। और उसमें भी एक खास बात, भारत देश एक ऐसा देश है जो सबसे यंगेस्ट कंट्री है, जिसके 65% पॉपुलेशन 35 इयर्स ऑफ एज से नीचे है। इसका मतलब यहाँ ब्रेन तो है ही, और यूथ की जो शक्ति है, एनर्जी है, एंथुजियाज्म है, वो भी कूट कूट कर भरा है। और जहाँ शारीरिक और मानसिक दोनों शक्तियाँ एक साथ मिल जाती हैं, वो कोई भी करिश्मा कर सकते हैं, अमूलचूल परिवर्तन कर सकते हैं और एक गौरवशाली इतिहास लिख सकते हैं। और इस गौरवशाली इतिहास को लिखने में हम सभी का योगदान अमूल्य है। इसलिए मैथिली शरण गुप्त ने कहा भी, जिसको ना निज भाषा, निज गौरव, निज देश पर अभिमान है, वो नर नहीं, निरा पशु और मृतक समान है। इसका मतलब हमारा उठ खड़े होने का समय आ गया है। प्रिय साथियों, भारत में एक खास बात है कि यहाँ का हर नागरिक जो नाम रखता है उसका कुछ ना कुछ मीनिंग है। जब हम भारत को देखते हैं तो भारत यानी भाजमारथ, यानी निरंतर ज्ञान, गौरव, कौशल की शिक्षा के लिए लगा रहने वाला। और आप सभी जानते हैं भारत पहले भी जगत गुरु था और आज भी उसी भूमिका की तरफ बढ़ रहा है। नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसी जो यूनिवर्सिटीज थी, उनमें पहले भी देश विदेश से बच्चे आकर पढ़ते थे और यही चीजें दोबारा रिपीट होने जा रही हैं। पुनः भारत जगत गुरु की भूमिका में आने जा रहा है। राजा भरत के नाम पर भी इस देश का नाम माना जाता है। जब राजा भरत बच्चे थे तो वो बचपन में ही शेर के दांत गिन रहे थे। इसका मतलब उनका अदम्य साहस ही नहीं है, उनका प्रकृति से प्रेम भी है, जीव जंतुओं के साथ समानता भी है। और आप सभी जानते हैं कि इस देश में प्रकृति ही ईश्वर है और ईश्वर ही प्रकृति है, और हम इस प्रकृति की पूजा करते हैं, इसी को ईश्वर मानते हैं। आज इस आरोहण के मंचन में हम आपस में एक दूसरे को जगाना चाहते हैं, मनन करना चाहते हैं, दोबारा विचार करना चाहते हैं कि भारत कल क्या था, आज क्या है और कल क्या होगा। वो हम पर डिपेंड करता है। हम क्या थे, क्या हो गए, क्या होंगे अभी, आओ बैठकर विचारें ये बातें सभी। भारत 1200 से ज्यादा वर्ष गुलाम रहा। 1947 में आंदोलनकारियों ने जब प्रयास किया, लाखों करोड़ों लोगों ने अपने घर बार त्याग दिए, तब जाकर हमें आजादी मिली। एक तरफ नरम दल था, दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना डाल, और दूसरी तरफ गरम दल था,
सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, तब जाकर ये देश आजाद हुआ। और कवि ने कहा, सत्य सपने सत्य नहीं होते, सपने सत्य नहीं होते, पर सपना सत्य हमारा। मुक्त हुए 40 कोटि जन, छोड़ विदेशी कारा। उस समय देश की जनसंख्या 40 करोड़ थी, जो आज 135 करोड़ है। तो इसका मतलब ह्यूमन रिसोर्स इस देश में बढ़ते जा रहे हैं, तो उनकी पावर भी बढ़ती जा रही है। भारत आज बदल रहा है, भारत आज आगे बढ़ रहा है, और इसका जो मूल कारण है वो भारत की शिक्षा है, यहाँ की गुरु और शिष्य की परंपरा है। आप इसको इस बात से समझ सकते हैं कि एक साधारण बालक सिद्धार्थ था, और जब उसमें समझ आई तो वो गौतम बुद्ध बन गया। विवेकानंद ने जब अमेरिका में जाकर भाषण दिया तो उसने अपने आध्यात्म का लोहा पूरी दुनिया को मनवा दिया। यहाँ टीचिंग को प्रोफेशन नहीं, मदर ऑफ ऑल प्रोफेशंस कहते हैं। कुछ लोग इस देश के अध्यात्म को ढकोसला बताते हैं। उनकी जानकारी के लिए बता दूं, स्टीव जॉब्स जो एप्पल के सीईओ थे, उन्होंने कहा मार्क जुकरबर्ग को, जो फेसबुक के सीईओ हैं, जब कभी आपके मन में संशय हो, शंका या डाउट हो, एनर्जी या एंथुजियाज्म की कमी हो, तो आप नैनीताल के कैंची में बाबा नीम किरोरी के आश्रम में जाएं। और वो आए भी, और जब वो आए तो उनके अंदर दोबारा नई एनर्जी का संचार हुआ, और वो फेसबुक को नए आयाम तक ले गए। ये है भारत के अध्यात्म की शक्ति, जिसे देश ही नहीं पूरी दुनिया मानती है। भगवान राम ने एक साधारण मनुष्य की तरह जन्म लिया और हराकर दिखाया उस रावण को, जो विद्वान भी था और बलवान भी। ये शक्ति थी उस राम के चरित्र की, और जिसके साथ रचना हुई रामचरितमानस की। ये है भारत के अध्यात्म की शक्ति, जिसका लोहा आज दुनिया मानती है। नारी पहले भी पूजनीय थी इस देश में, और आज भी अग्रणी है। स्वयं भगवान शंकर ने अर्धनारीश्वर रूप लेकर लोगों को बता दिया कि नारी समानता भी रखती है और शक्ति भी रखती है। वेदों में कहा है, यत्र पूज्यन्ते नार्यस्तु रमन्ते तत्र देवता। इसका मतलब नारी बहुत सजग, सबल और आगे बढ़ने की प्रेरणा देने वाली है। रानी अहिल्याबाई से लेकर लक्ष्मीबाई तक देख लें, इंदिरा गांधी से लेकर आज द्रौपदी मुर्मू तक देख लें, पूरे देश की बागडोर, पूरे देश का शासन चला रही है। ऐसी है भारत की नारियां। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो सबसे प्रमुख, महत्वपूर्ण और चर्चा का विषय रहा, वो था शंकराचार्य और मंडन मिश्रा का शास्त्रार्थ। उसके अंदर भी जो जज की भूमिका में थी वो एक नारी ही थी, मंडन मिश्रा की पत्नी थी उभय भारती। इतनी विद्वान नारियां इस देश में रही हैं, और उन्होंने अपना लोहा हमेशा दुनिया को मनवाया है। अगर हम हेल्थ साइंस की बात करें, मेडिकल साइंस की बात करें, महर्षि चरक ने आयुर्वेद दिया, और आज कोरोना के समय सभी ने इस बात को सराहा, इसको माना। महर्षि सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा दी, और आज हम सर्जरी के नाम से इसको पढ़ते भी हैं, सीखते भी हैं। और आज भी कोई कमी नहीं है। इंडिया दुनिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा देश है जिसने कोरोना वैक्सीनेशन सबसे बड़े स्तर पर की है। ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था। सारी दुनिया भारत की तरफ देख रही थी आंख फाड़कर, और तब इंडिया ने ये करके दिखाया। इसका मतलब ना पहले कमी थी हमारे अंदर और ना आज है। योगा पहले भी भारत का था, आज भी है, लेकिन क्योंकि हम वसुधैव दैव कुटुंबकम की भावना रखते हैं, सारी दुनिया के स्वास्थ्य की बात करते हैं, इसलिए जोर देकर इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को मनवाया गया। और आपको ये बता दूं कि इस प्रस्ताव को पास करने के लिए दुनिया के सारे के सारे देश तैयार थे। ये ओनली प्रोग्राम था जिसमें सभी की सहमति थी। इसलिए भारत चाहे स्वास्थ्य की बात करे, शिक्षा की बात करे, नारी सशक्तिकरण की बात करे, हिंदुस्तान सबसे आगे है। आर्यभट्ट ने 0 दिया, बाइनरी नंबर कंप्लीट हुए, कंप्यूटर का निर्माण हुआ। संस्कृत को सबसे साइंटिफिक भाषा माना जाता है, और कहा जाता है कि शायद कंप्यूटर की कोडिंग आगे संस्कृत में होगी। रोटेशन ऑफ अर्थ का जो साउंड है वो ओम है। हम तो पहले से ही इसे गुनगुनाते हैं, दुनिया आज इस पर रिसर्च कर रही है, इसे एनर्जी का सोर्स मानती है। कण कण में भगवान, देश की मिट्टी से गणेश को बनाना, ये भारत की संस्कृति का एक हिस्सा है। और आज दुनिया अरबों खरबों रुपए खर्च कर लैब्स में ये प्रूव कर रही है कि गॉड पार्टिकल भी होता है।
दुनिया कहती है कि पृथ्वी गोल है, चपटी नहीं है। वो ज्योग्राफी पढ़ाते हैं और क्योंकि हम भूगोल पढ़ाते हैं, हम पहले से कहते हैं भूगोल है। हमारे तो वराह अवतार के दांतों में भी पृथ्वी गोल है। इतने विद्वान इस देश में रहे हैं और आज भी हैं। प्रिय साथियों, हमारे जो पड़ोसी देश हैं, अगर चाइना की तरफ हम देखते हैं तो उसकी नीति है विस्तारवाद की। पाकिस्तान की तरफ देखते हैं, उसकी नीति है उग्रवाद की। लेकिन भारत का इन चीजों से कोई मतलब नहीं है। आप भगवान राम का उदाहरण ले सकते हैं, जिन्होंने लंका पर विजय तो पाई लेकिन लंका में टिके नहीं। लंका को छोड़कर अपनी जननी के पास वापस आ गए। उन्होंने कहा जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। इसका मतलब युद्ध जीतने के बाद भी हम धर्म की बात करते हैं और अपनी चीजों को ही देखते हैं, दूसरे के सामान पर चीजों पर हम नजर बिल्कुल नहीं रखते। यूके और यूएसए की बात करें, यूके और यूएसए की टीम इंडिया में आकर टैलेंट हंट करती हैं। बड़े से बड़ी कंपनियों के जो सीईओ हैं वो भारतीय हैं, आप ये सभी जानते हैं। आपको ये भी पता है कि अमेरिका की जो उपराष्ट्रपति हैं वो भी भारतीय मूल की हैं और यूके के जो प्रधानमंत्री हैं वो भी भारतीय मूल के हैं। इस बात से आप समझ सकते हैं भारत के अंदर किस प्रकार का संस्कृति, किस प्रकार का चरित्र, किस प्रकार की विचारधारा पढ़ाई और सिखाई जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अब भारत G20 की प्रेसिडेंसी को भी संभाल रहा है। ये अपने आप में गौरव की बात है। G20 को आप ऐसे ही ना समझें, इसमें 20 देश, 9 देश जो गेस्ट कंट्री हैं और 14 दुनिया के सबसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं और ये सबसे शक्तिशाली, सबसे प्रभावशाली और विकसित देश हैं जो सारे के सारे हिंदुस्तान में आएंगे और यहाँ के प्रोग्राम्स का हिस्सा बनेंगे। और वो भी उस समय में जब दुनिया कोरोना से उबर नहीं पाई, वो भी उस समय में जब पूरी दुनिया थर्ड वर्ल्ड वार के मुहाने पर खड़ी है। इस बात से आप समझ सकते हैं कि पूरी दुनिया भारत की तरफ मुंह बाए देख रही है, मार्गदर्शन के लिए तरस रही है और पुनः भारत को जगत गुरु बनाना चाहती है। तभी तो भारत की जो छवि है वो उभरती जा रही है। यूनान, रोम, मिस्र सब मिट गए जहां से, यूनान, रोम, मिस्र सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। परंतु एक बात मैं कहता हूं, अगर आपको दूसरे को जीतना है, उसके दिल को जीतना है, तो सबसे पहले आपको स्वयं को जीतना होगा, स्वयं पर काम करना होगा। देश में मेरी सहभागिता क्या हो सकती है डेवलपमेंट में, उसको खंगालना होगा, देखना होगा। तभी ये देश ज्यादा स्पीड से उन्नति कर सकता है, प्रगति कर सकता है। ये देश सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, इस देश का संविधान सबसे बड़ा है और इस देश का जो ह्यूमन रिसोर्स है वो भी सबसे बड़ा है, सबसे यंग है। आइए हम अराउंड को देखकर मंथन करें, विचार करें कि हम क्या कर सकते हैं। शायद हम देश की उन्नति का में हिस्सा बन सकें, उसका साधक बन सकें। मैं अपनी बात को विराम दूंगा 2 लाइनें बोलकर। जिस दिन तेरी फतेह का परचम, जिस दिन तेरी फतेह का परचम इस मिट्टी पर लहराएगा, क्या जमी क्या आसमां, हर तरफ हिंदुस्तान नजर आएगा, हर तरफ अखंड भारत नजर आएगा, हर तरफ भारत जगत गुरु दिखाई देगा और हर तरफ हमें सोने की चिड़िया जैसा भारत पुनः दिखाई देगा। इसी उम्मीद के साथ नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मेरे साथ जोर से नारा लगाएं, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम।